पंजाब आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। सीधे सबसे पहले आपको लिए चलते हैं देवरिया, जहां पर जेपी नड्डा इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। और हमने तय किया है कि अगली सरकार योगी जी की होगी, उसमें किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। मुफ्त बिजली हमने तय किया है कि दिवाली और होली, जैसा मैंने बताया, मुफ्त में 2 सिलेंडर दिए जाएंगे। और बहनों के लिए पढ़ने के लिए उनको स्कूटी और मोपेड दिया जाएगा। और नौजवानों को 2 करोड़ लोगों को लैपटॉप और टैबलेट दिया जाएगा ताकि वो पढ़ाई में आगे बढ़ सके। मित्रों, आप बताओ, योगी जी ने ये माफिया राज समाप्त किया कि नहीं किया? गुंडा राज समाप्त किया कि नहीं किया? ये देशद्रोहियों को जेल के अंदर डाला कि नहीं डाला? मित्रों, हम लोगों ने तय किया है कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, ये उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर बनेगा। कहां बनेगा? एक बनेगा देवबंद में, एक बनेगा मेरठ में, एक बनेगा रामपुर में, एक बनेगा आजमगढ़ में, एक बनेगा कानपुर में, एक बनेगा बहराइच में। यानी देश के साथ गद्दारी करने वाला व्यक्ति कोई नहीं बचेगा। ये बात सबको ध्यान रखना। एंटी टेररिस्ट कमांडो सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर इन सब जगहों पर बनेगा, देवबंद से लेकर बहराइच तक। और आप बताइए, 5 साल पहले यही आजम खान दंदनाता था कि नहीं दंदनाता था? दंदनाता था कि नहीं दंदनाता था? ये मुख्तार अंसारी दंदनाता था कि नहीं दंदनाता था? दंदनाता था कि नहीं? ये अतीक अहमद दंदनाता था कि नहीं? और पिछले 5 साल से ये तीनों जेल में गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। गुल्ली डंडा। आखिर देखो, इनका दोष और इनका क्राइम बराबर था। जब अखिलेश मुख्यमंत्री था तो ये दंदनाते थे, कानून वही था और कानून को तोड़ने वाला भी वही था। और आंखों में पट्टी डाल करके अखिलेश भी मुख्यमंत्री वही था। और जब योगी मुख्यमंत्री बने तो ये तीनों जेल के अंदर गुल्ली डंडा खेलने लग गए। ये आप बताइए, अखिलेश जी के जमाने में 200 दंगे हुए कि नहीं हुए? 200 दंगे हुए कि नहीं हुए? मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ कि नहीं हुआ? और पिछले 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। पिछले 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। पिछले 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। आप बताइए, मुजफ्फरनगर में 93 लोगों की जानें गई थी कि नहीं गई थी? आप बताइए, 5000 परिवार पलायन किए थे कि नहीं किए थे? कैराना में 60 परिवार पलायन कर गए थे कि नहीं कर गए थे? अब ये सब अखिलेश के जमाने में पलायन कर गए और योगी जी के जमाने में वापस आकर के फिर से बस गए। ये है अंतर। फर्क साफ है, फर्क साफ है। सोच ईमानदार है, नेता दमदार है और नेता असरदार है। इस बात इसीलिए मित्रों, जब मैं आपसे इन सारी चीजों की चर्चा करता हूं तो मैं आपके सामने और मैं मीडिया के साथियों से भी कहूंगा कि मेरी बात को नोट कर लेना। और जब अखिलेश जी आएंगे तो उनसे पूछना, आजकल टीवी में चला हुआ है, आतंकवाद कोई मुद्दा नहीं है, आतंकवाद कोई मुद्दा नहीं है। बोलो, आतंकवाद मुद्दा है कि नहीं है? आतंकवाद मुद्दा है कि नहीं है? मैं आपके सामने कुछ विषयों को रखना चाहता हूं। पहला, मैं मीडिया के साथी को चाहूंगा कि नोट कर लें। 23 नवंबर 2007 को, 23 नवंबर 2007
अयोध्या की कचहरी में, लखनऊ की कचहरी में और वाराणसी के कचहरी में एक साथ बम ब्लास्ट हुआ था। 15 लोग मारे गए थे, 95 लोग घायल हुए। इसका जिम्मेवारी इंडियन मुजाहिदीन ने ली थी और इंडियन मुजाहिदीन ने कहा था कि हमने दशाश्वमेध घाट पर भी बमबारी की थी, हमने श्रमजीवी ट्रेन में भी बम ब्लास्ट किया था, हमने नई दिल्ली के सरोजनी नगर, गोविंदपुरी और पहाड़गंज में भी बम ब्लास्ट किया था, हमने वाराणसी के संकट मोचन में भी बम ब्लास्ट किया था और हमने मुंबई के लोकल ट्रेन में भी बम ब्लास्ट किया था। जो देखिए, चौथे दौर के मतदान से पहले यूपी में आतंकवाद पर घमासान छिड़ गया है। पीएम ने अहमदाबाद धमाके को साइकिल से जोड़ा। अब बयानबाजी साइकिल पर सवार हो गई है। अखिलेश के जिन्ना वाले बयान से हिंदू मुसलमान विवाद उठा था, अब ये हिजाब होते हुए आतंकवाद तक पहुंच गया है। मसले बदल रहे हैं लेकिन मुद्दा वही है। जिन्ना, पाकिस्तान, दंगा, पलायन, 80-20, अब्बा जान से होते हुए यूपी का प्रचार युद्ध आतंकवाद और साइकिल तक आ गया। अहमदाबाद धमाके के फैसले के तार आजमगढ़ से जुड़े तो चुनावी फिजा ही बदल गई। चौथे दौर के चुनाव से पहले अब तो आतंक से प्रहार है, बयानों की बौछार है। आजमगढ़ में एक आतंकवादी तो फांसी की सजा जो पाया है, उसका अब्बा समाजवादी पार्टी का प्रचारक है आजमगढ़ में। मैं अब्बा जान तभी बोलता था क्योंकि मैं इनकी हरकतों को देखता था। समाजवादी पार्टी के मुखिया को इस पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए और जनता जनार्दन से माफी मांगनी चाहिए, नाक रगड़ करके माफी मांगनी चाहिए। जब से जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 440 वोल्ट का करंट चल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ पा रही है। और आपने इनके बयान देखे होंगे, जिन नेताओं की भाषा बदली है वो जनता का समर्थन नहीं पा रहे हैं। और इस बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर दी है। कभी हरदोई में अखिलेश ने जिन्ना का महिमा मंडन किया था, उसी हरदोई से प्रधानमंत्री ने अखिलेश की पार्टी के सिंबल साइकिल पर सबसे बड़ा प्रहार किया। यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। आतंक वाला बयान साइकिल पर सवार हुआ तो बयानों की रेस लग गई। प्रियंका ने फिजूल बयान बताया तो शाह के निशाने पर कांग्रेस भी आ गई। हवाई अड्डे आज क्यों खुल रहे हैं? आपने पीएसयू क्यों बेचे? उन्हीं से तो रोजगार मिलता है। ये जो तमाम छोटे दुकानदार आपको दिख रहे हैं, ये छोटे जो व्यापारी हैं, इनकी कमर क्यों तोड़ी है आपने अपनी पॉलिसी से? इनका जवाब दीजिए ना। ये फिजूल की बातें, आतंकवादी ये वो, क्या फिजूल की बातें हैं ये? परिवारवादी पार्टियां देश और दुनिया का लोकतंत्र पर दबा है। परिवारवादी पार्टियां उत्तर प्रदेश का, देश का भला नहीं कर सकती। इन्होंने 5 साल में गुंडा और माफियाओं से गरीब की जमीन कब्जाने का काम। सवाल उठ सकता है कि यूपी चुनाव में 13 साल पुराने धमाके का क्या काम? अहमदाबाद सीरियल धमाके 2008 में हुए। 13 साल बाद फैसला आया तो तार आजमगढ़ से जुड़ गया। धमाके के एक दोषी मोहम्मद सैफ के पिता के साथ शादाब के साथ अखिलेश यादव की तस्वीर आ गई। फिर तो बीजेपी ने इसे चुनावी पिच बनाने में देर नहीं लगाई। मैं जनता से पूछना चाहता हूं, क्या आतंकवादियों को छोड़ दें? हम आतंकवादियों को नहीं छोड़ेंगे। आप भी यहाँ से बस सत्ता कर देना। हमारी प्रदेश की माताओं बहनों ने तो ये कसम खा ली है कि कुछ भी हो जाए,
जिन साइकिलों पर बैठ करके जगह जगह विस्फोट होते हैं, बमबाजी होती थी, उन साइकिलों को तो पंचर ही करके रहेंगे, उनको नहीं आएगा। अभी तो सिर्फ 3 चरणों के वोट ही ईवीएम में बंद हुए हैं। आजमगढ़ में आखिरी दौर यानी 7वें दौर में चुनाव है। ऐसे में आतंकवाद और राष्ट्रवाद चुनावी दंगल में छाया रहेगा। अब देखना है कि अखिलेश कोई दांव चलते हैं या फिर बीजेपी के पसंदीदा अखाड़े से दूरी बनाए रखते हैं। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। यूपी चुनाव के 5वें दौर के लिए आज प्रचार में गजब का करंट है। योगी ने आतंकियों का साथ समाजवादियों को बताया तो अखिलेश ने बीजेपी के साफ होने की भविष्यवाणी कर दी। शाह भी प्रतापगढ़ में गरजे, लेकिन साइकिल से लेकर आतंक तक का मुद्दा चुनावी शोर में भरपूर रहा। समाजवादी पार्टी ने सत्ता में आने के बाद पहला निर्णय क्या किया था मालूम है? जिन आतंकवादियों ने हमारे आराध्य भगवान राम के मंदिर पर हमला किया था, उन आतंकवादियों के मुकदमों को समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का शर्मनाक काम किया था। सपा समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ, उनकी संवेदना आतंकवादियों के प्रति है। उनकी संवेदना गांव के लिए नहीं, गरीब के लिए नहीं, किसानों के लिए नहीं, नौजवानों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए नहीं है। बताओ भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते कि नहीं बोलते हैं? और अगर इनके भाषण सुनोगे तो इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है नहीं बोल रही? हमारे बुलडोजर बाबा कमाल के हैं, जो गर्मी निकालने की बात कह रहे थे। ये जो उत्साह बता रहा है कि जिस समय यहाँ के लोग वोट डालेंगे, बुलडोजर बाबा की भाप निकाल देंगे। जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, उनकी भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? मैं क्या कहूं, मुझे लगता है यहाँ के लोगों ने पहले ही मन बना रखा है, पहले से ही मन बना रखा है कि कोई जीतने वाला नहीं है। अखिलेश तेरे 4 यार गुंडा, अपराधी, माफिया और भ्रष्टाचार। अखिलेश तेरे 4 यार गुंडा, अपराधी, माफिया और भ्रष्टाचार। अखिलेश फिर चुप, अखिलेश फिर चुप। यह चुप्पी का कारण क्या है? क्या किसी सवाल का सीधा जवाब नहीं देंगे अखिलेश? क्या रंगेश और अखिलेश के खेल का जवाब नहीं देंगे अखिलेश? प्रधानमंत्री मोदी आज मिशन मणिपुर पर पहुंचे। रैली की वादे दावे किए और लोगों से भी मिले। लोग उनके इंतजार में खड़े थे और पीएम ने उन्हें बताया कि कैसे मणिपुर विकास के रास्ते चलेगा, कैसे यहां का भविष्य बदल सकेगा। बीते दशकों में आपने अनेक सरकारों को देखा है, उनका कामकाज भी देखा है और उनके कारनामे भी देखे हैं। दशकों के कांग्रेस शासन में मणिपुर को असमानता और असंतुलित विकास ही मिला। भाजपा सरकार ने मणिपुर में असंभव को भी संभव बनाया है। स्टेबिलिटी और पीस का जो प्रोसेस इन 5 सालों में शुरू हुआ है, उसको अब हमें परमानेंट बनाना है। इसलिए मणिपुर में बीजेपी के नेतृत्व में
पूर्ण बहुमत की सरकार बननी बहुत आवश्यक है। आप भूले नहीं होंगे कि 2017 से पहले राशन को लेकर कितनी दिक्कतें होती थी। ये भाजपा की सरकार है जिसने यहां राशन व्यवस्था में चल रही लूट को समाप्त कर दिया। मणिपुर के हर 10 नागरिकों में से 7 नागरिकों को 7 आउट ऑफ 10 इन लोगों को मुफ्त राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है। कर्नाटक के हिजाब विवाद को शिवमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या से जोड़ा जा रहा है, यानी सियासत भरपूर है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में तमाम मुद्दों पर बात की। पूरा इंटरव्यू देखिए राहुल कंवल के साथ रात 9 बजे। पहले कर्नाटक विवाद पर सुनिए ये छोटा सा हिस्सा। नमस्कार। उत्तर प्रदेश में करीब करीब आधा चुनाव खत्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश के चुनाव, पंजाब में हुई पोलिंग, साथ ही साथ गोवा और उत्तराखंड पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा। नड्डा जी, स्वागत है आपका। मैं शुरुआत करता हूं पंजाब से, जहां पर 5 पार्टियों के बीच में बड़ा जबरदस्त संघर्ष हुआ। आप ये बताएं कि आपकी रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं? क्या पंजाब में आपके हिसाब से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलने वाली है या हम एक हंग असेंबली की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप पंजाब को भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से देखें तो मैं तो ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ये पहली बार मौका मिला कि वह पंजाब में एक तरीके से जिसको कहते हैं कि सही तरीके से चुनाव लड़ने के लिए। इससे पहले हम गठबंधन में चुनाव लड़ते थे, 117 सीटों में हम 23 सीटों पे सीमित हो जाते थे, वो भी शहर के कुछ इलाके में। तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का सिंबल और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व रियली पंजाब में अपने को एक्सपैंड नहीं कर पा रहा था। इस चुनाव में हमको पहली बार मौका मिला और हम 65+ सीट्स पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रति हम रुझान देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों ने एक सीरियस पार्टी यानी सीरियसली चुनाव लड़ने वाली पार्टी के रूप में हमको देखा है और हमारे प्रति उनका आकर्षण भी आया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि पीपल फ्रॉम कांग्रेस, पीपल फ्रॉम अकाली दल एंड पीपल फ्रॉम अदर पार्टीज ऑल्सो हैव जॉइंड भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए वो बहुत अग्रेसिवली आगे आए हैं। जहां तक पंजाब के चुनाव का नतीजा कहने का सवाल है, हम बेहतर करेंगे, लेकिन यह जो 5 पार्टियों के बीच में जो चुनाव हुआ है, मुझे लगता है कि इसमें कुल मिलाकर के किसी को भी कोई स्पष्ट मैंडेट दिख नहीं रहा है और एक हंग असेंबली की तरफ ही जाने की स्थिति दिखती है। अगर किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्व साथी अकाली दल के साथ अलायंस करने के बारे में फिर सोचेगी? क्योंकि चुनाव खत्म होने के बाद अमृतसर ईस्ट के अकाली कैंडिडेट विक्रम मजीठिया का बयान आया कि हाँ, ये तो हमारे पुराने दोस्त रहे हैं, हम बीजेपी से अलायंस अगर जरूरत पड़ती है तो उसके बारे में सोच सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? देखिए, हमारा उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी को एक्सपैंड करना और भारतीय जनता पार्टी का विस्तार होना। इसलिए हम कोई किसी को मदद करने के लिए या किसी के साथ जुड़ने के लिए, ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हमारी प्रायोरिटी पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान पहुंचे और उसमें कोई रुकावट ना आए, ये हमारा उद्देश्य होगा। लेकिन हम कोई अलायंस करेंगे या किसी के साथ, पहले भी मैंने कहा था आपसे कि हम किसी को भेजते नहीं हैं और हम किसी से दूर होते नहीं हैं, लेकिन हम फिर किसी के पास नजदीक जाए, ये इसकी भी आवश्यकता नहीं है। हमारी प्रायोरिटी इस वक्त पंजाब में भारतीय जनता पार्टी, और मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं, मेरी ये जिम्मेवारी है कि जमीनी स्तर पर पार्टी मजबूत हो, इसके लिए हम। मैं समझा नहीं, क्या पोस्ट पोल अलायंस का अकाली दल के मुझे साथ संभावनाएं कम दिखती हैं। हम पार्टी को एक्सपैंड, होता क्या है जब अलायंस होता है तो 10 चीजें उसके आउटकम्स होते हैं। वी वांट टू गो इंडिपेंडेंटली इन पंजाब और भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई। तो अगर हंग हाउस आता है तो क्या आपको लगता है कि राष्ट्रपति शासन की सूरत बन सकती है? ये नहीं, ऐसा तो नहीं है। डेमोक्रेटिक पार्टीज अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ करेंगी, लेकिन हमारा उद्देश्य किसी की सरकार बनाना
या ये नहीं होगा। हमारा उद्देश्य पार्टी को एक्सपैंड करना होगा। ये कहा जा रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी पंजाब में अच्छा प्रदर्शन करती है तो ये बीजेपी के लिए वर्स्ट केस सिनेरियो है कि बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि दिल्ली के बाद आपकी एक दूसरे राज्य में सरकार बन जाए। ऐसा है क्या? नहीं, देखिए, हम पॉजिटिव नोट पर चुनाव लड़ते हैं, हम नेगेटिव नोट पर चुनाव नहीं लड़ते हैं। और हम किसी को छोटा करने के लिए नहीं लड़ते, हम इशू बेस्ड चुनाव लड़ते हैं। इसलिए कोई हमारी ऐसी स्ट्रैटेजी इस तरीके से नहीं होती है। लेकिन हाँ, बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट की अपनी जिम्मेवारियां हैं जिसको निभाना है, और एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में हमको भी वो निभानी पड़ेगी। है तो बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, इसलिए आज की डेट में मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकूंगा, और हमारे वरिष्ठ नेता इस पर सारी चीजों को एक बार पार्लियामेंट्री बोर्ड में सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि नीदर वी गो फॉरवर्ड विथ ए नेगेटिव माइंडसेट नॉर वी कॉम्प्रोमाइज ऑन द नेशनल इंटरेस्ट। इसके बीच की जो स्थिति होती है उसको हम लेकर के चलेंगे, इन दोनों बातों को ध्यान में रख करके चलेंगे।